Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम राजीव। धन्यवाद सोनू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के लिए राजेश लेख। Domestic markets register biggest jump in 4 months to end at fresh all-time highs. World emerging from COVID impact. It's right time to plan for a stronger, inclusive and sustainable economy, says RBI Governor Shaktikanta Das. And Brent crude oil prices remain above $75 a barrel. 4 महीनों की सबसे अधिक तेजी दर्ज करते हुए घरेलू शेयर बाजार ताजा रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर पहुंचे। विश्व कोरोना महामारी के प्रभाव से बाहर आ रहा है। अधिक मजबूत, समावेशी और टिकाऊ अर्थव्यवस्था की योजना बनाने के लिए ये उपयुक्त समय है, कहा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने। और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $75 प्रति बैरल के ऊपर बना रहा। वैश्विक संकेत सकारात्मक रहने के बीच भारतीय शेयर बाजारों में आज 4 महीनों की सबसे अधिक एक दिवसीय तेजी दर्ज हुई और घरेलू बाजार सूचकांक ताजा रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.6% की तेजी से 958 अंक उछलकर 59,885 के ताजा उच्चतम समापन स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.6% की ही तेजी से 276 अंकों का उछाल दर्ज करते हुए 17,823 पर बंद हुआ, जो निफ्टी का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.3% की वृद्धि में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में लगभग 0.9% की बढ़त दर्ज हुई। Registering biggest jump in 4 months, domestic benchmark indices ended at fresh all-time highs today amid positive global cues. The Sensex at the Bombay Stock Exchange surged 958 points or 1.6% to close at a new closing high of 59,885. The Nifty at the National Stock Exchange jumped 276 points or 1.6% to also close at a fresh high of 17,823. In the broader market, the BSE mid-cap index gained 1.3% and the small-cap index rose nearly 0.9%. The market breadth was strong. On the BSE, 1,974 shares rose and 1,266 shares fell. A total of 163 shares were unchanged. In the Sensex pack, 27 stocks ended the day in the green, while 4 stocks fell. Bajaj Finserv was the top gainer with a surge of 4.5%, followed by L&T at 3.7% and HDFC at 3.3%. On the other hand, Dr. Reddy's was the top loser at 1.1%, while Nestle and ITC lost 0.4% each. Among the BSE sectoral indices, all the sectors except the FMCG ended higher. The Realty Index surged the most with a jump of 8.7%. The index has zoomed over 22% in the last 3 sessions. The Banking Index climbed 2.3%. The Energy and the Finance indices gained 2.2% each. Capital Goods and Oil and Gas indices rose 1.6% each. The Power and the IT indices advanced 1% each. The Auto Index rose 0.8%. The Healthcare Index was up 0.7% and the Telecom Index added 0.3%. But the FMCG Index fell 0.1%. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 23 पैसे मजबूत होकर 73 रुपए 64 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
6 अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक मंदी के साथ 93.22 पर था। राजीव, सोमवार को लग रहा था कि शायद एक करेक्शन का जो दौर है वो स्टार्ट हो गया है, बाजार में काफी समय से बुल फेज में है, लेकिन अब जो बाजार है वो लगता है पूरे पहले से भी ज्यादा फोर्स के साथ वापस तेजी की तरफ बढ़ रहा है। कल के और आज के जो परफॉर्मेंस है उसके बाद क्या आपको रीजंस दिखाई देते हैं इस तेजी के लौटने के? एक बड़ा कारण सोनू ये रहा है कि जो एक फेड की मीटिंग का जो रिजल्ट आना था कि ये शंका थी कि फेड जो है वो अपनी बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम को इंडिकेशन देगा कि वो अग्रेसिव होगा। वो वाइल हॉकिश तो है, उसने क्लियरली कहा है कि समय आ गया है जब हम सोचेंगे कैसे करना है, पर साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि एकदम बहुत ज्यादा हम एक साथ इसको टेपरिंग को शुरुआत नहीं करेंगे। तो उससे एक उम्मीद है कि जो लिक्विडिटी है वो कम होगी, लेकिन जो स्पीड से वो कम होगी वो बहुत नहीं होगी। तो उससे जो इमर्जिंग मार्केट है उनका जो डेट होता है या उनकी जो एसेट क्लास के जो प्राइसेस होते हैं उन पर जल्दी से इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि प्राइस ऑफ कैपिटल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए बाजारों में जो कुछ पेंटअप डिमांड थी जो रुकी हुई थी, फेड का स्थान क्लियर हो जाए तो तब आए। तो जैसे वो थोड़ी डिमांड आती है, कुछ शॉर्ट कवरिंग है, आज वैसे भी थर्सडे वीकली ऑप्शन एक्सपायरी, तो उनके चलते जो चीजें वो तीनों चीजें इकट्ठी होकर उन्हें रोल प्ले आउट करा है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे आया और बाकी बॉर्डर मार्केट को भी अपने साथ लेके चले। जी, और जैसा आपने कहा कि यूएस फेड का जो डिसीजन है हालांकि वो हॉकिश है, लेकिन उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे ही अपना इम्प्लीमेंटेशन होगा जब भी वो अपनी बॉन्ड बाइंग को वापस लेंगे या इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की बात करेंगे। इसके अलावा आपको लगता है कि चीन से जो एवरग्रांड कंपनी के क्रेडिट क्राइसिस की जो सिचुएशन थी उससे एक बहुत बड़ा डर भी पैदा हुआ था बाजारों में, और अभी उसकी क्या स्थिति है? ऐसा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट है। देखिए, ये खबर एवं चाइनीज कंपनी के डेट है और ये करीब 3 हफ्ते पहले आ चुकी है। ऑल ऑफ सडन लास्ट वीक मार्केट में जब घटी है तो उसने इस पर रिएक्शन दिया। अगर वो आती भी है तो आई डोंट थिंक सो दैट वाज अ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम फॉर द फाइनेंशियल मार्केट क्रिएट करती। थोड़ी दिन वो चाइनीज मार्केट के लिए करती, ऑब्वियसली उनके फाइनेंसर्स के लिए करती, बट टू दैट एक्सटेंट और कुछ उनकी ओवरसीज बोरोइंग है तो कुछ जगह के लिए करती, बट उसमें ऐसा नहीं है कि सिस्टमेटिक प्रॉब्लम जैसे कि 2008 या 9 में हुई थी ऐसा कुछ होता। और ना ही उनकी जो स्टेटमेंट है उन्होंने कहा है उन्होंने कुछ बॉन्ड होल्डर्स के साथ कर लिया। आई डोंट थिंक दैट इट सॉल्व द प्रॉब्लम, इट ओनली पोस्टपोन्स द प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ। तो उसका शॉर्ट कवरिंग जिन्होंने शायद फाइनेंशियल में कर रखी होती ग्लोबल फाइनेंशियल स्टॉक्स में, वो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट अगर हो तो, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स एनीथिंग पॉजिटिव। जो या नो प्लीज कैरी ऑन। तो आई थिंक लार्जली यूएस फेड जो कि मदर मार्केट है इन टर्म्स ऑफ गिविंग फंड्स टू द ग्लोबल मार्केट बोथ इन द इक्विटी एंड डेट, अगर वो इतने हॉकिश नहीं है तो जो पैनिक उसकी वजह से आ रहा था कि बहुत जल्दी टाइटनिंग कर देंगे क्योंकि इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही है, कुछ आवाज आने लगी थी कि इन्फ्लेशन जो है ट्रांजिटरी नहीं है, शायद परमानेंट हो सकती है, तो उसके चलते थोड़ा सा चेंज लग रहा है। या ऐसा था कि डेल्टा वेरिएंट तो यूएस में काफी तेजी से फैल रहा है वो और रहेगा, तो वहां पर भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है दो नंबर्स। यूरोप में ऐसा दोबारा कोई सर्च नहीं हुआ या कोई फ्रेश लॉकडाउन का फेज नहीं आया, तो उम्मीद है कि जो लॉजिस्टिक्स इन्फ्लेशन का एलिमेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाए। उसके चलते थोड़ा सा आपने देखा कि पॉजिटिव रही है, कमोडिटी प्राइसेस थोड़े से नीचे आए हैं, कूल डाउन हुआ है, तो ये सारी चीजें इकट्ठी होकर विद द कंटिन्यूएशन ऑफ हाई लिक्विडिटी इज प्रॉब्ली द रीजन व्हाई वी आर सीइंग मार्केट रिएक्टिंग इन द मैनर द वे हैड टुडे। We'll continue our discussion with Rajiv after this short commercial break. बड़े भैया इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए।
सिंपल है छोटे, कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome back. Rajiv, we would like you to throw some light on the realty stocks, which as we reported, climbed 8.7%. The index has in fact zoomed 22% in the last 3 sessions. How much of it is due to the property registrations in September and the stamp duty cut in Karnataka, and also on the fresh round of rate cuts on home loans by mortgage lender HDFC? See, to be very honest, I have a bias against them because the quality of the balance sheet to me is always doubtful. Their free cash flows are literally absolutely not there in these balance sheets. Off-market transaction in terms of, promoter banks. So it's essentially a very non-transparent sector. Few companies, especially from the southern part of India, are still worth looking at. Some of the developers who work on literally giving their name on asset-light model, they are again worth looking at. But I don't know how durable this rally is. But given the fact that, in last 8-9 years, the last bull run which happened in real estate sector was in between 2005 and 2008. So there has been a period of around 11-12 years when, we have seen weak hands moving out of the sector. Probably some of the promoters also realizing that they have to bring in some element of their honesty. I have, to be very honest, I would be extremely cautious of these companies. Because while, all these property registrations have gone up, the only reason why, if I have to play on the real estate, I would like to play it through some other player. Either it's a home builder, I would be more bullish on, let's say, an Asian Paint or a Pidilite or some Kajaria Ceramics on the other. Get into that, which are required to complete that structure, or through housing finance companies which are likely to see an increased demand. And it's not only HDFC, surprising bit is that some of the other private sector banks have been more aggressive in trying to corner this part of the business, because probably some of the smaller NBFCs which were involved into housing loan segment, and some of the banks smaller banks vacating the space for others to carry on. So while real estate is fine, the stocks have moved up today, so they are in the news. But as an investment, I still would be very cautious and would play this theme, the growth in real estate, to other sector and companies which are, as I mentioned, a couple of them. Okay. So let me turn the track now towards small and medium mid-cap sector, where a lot of stocks have done exceptionally well. Given that risks are building up, given that valuations are beginning to get quite expensive, should one look at cutting back portfolio risks? I think, if you remember to 2018, before the NBFC crisis, there was a phase which was pretty similar to what we are seeing right now. Small and mid caps flying like there is no other stock in the world. Everybody should own these. Now, there are a lot of, the mistakes are committed in a bull run of two kinds of mistakes. One is that you buy a wrong stock and it gets multiplied when you buy at the wrong time. So, at the wrong time, if you buy a right stock at the wrong time, it still can be, you can get for a couple of years to get up. But you buy a wrong stock, and in my experience is that at this point of time, there are a lot of companies, a lot of stocks which are quoting at a valuation they should not be. But if there is a sector which is going to grow, let's take care of healthcare. The stocks are expensive, but the fact is healthcare spending is likely to increase in a secular way, given the development which happened in the last 1.5 years, given the stress by the government in terms of improving the healthcare facility. So, if you have buying some stocks from that place, even though they're expensive, the probability is that you're going to, even if you see a correction, you will. But if you're going to buy stocks from a construction or let's say some contractor company where the accounting principles are questionable, and or a sector where India as a country does not have any risk and the promoters have no track record, it's always good to use these kind of bull runs to rectify your old mistakes
and move into good quality stocks, not also good quality businesses rather. And you're right. I mean, it's a time to have a relook at the portfolio. Avoid getting into companies where buying based on tips and all that crap which you get on WhatsApp and all. All those Sogram Telegram channels and all. It's a time to control your greed and for short-term gains. If you look at it, the demand numbers, there are more than 1.56 crore people have just come in last 1 year in the market. For them, it is extremely important to understand that when you invest in market, you're buying a part of the business. Please do not buy, stock price and become a price trader. अब लेंगे एक छोटा सा विराम और फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे, कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया, तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। राजीव, जो इन्वेस्टमेंट होती है स्टॉक मार्केट्स में, अक्सर कहा जाता है कि SIP जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है वो सबसे ज्यादा एक सेफ और कहें कि जो ज्यादा समय नहीं दे पाते इन्वेस्टर्स उनके लिए अच्छा माध्यम है। लेकिन ये पैसिव इन्वेस्टिंग है, जो लोग मार्केट से सिप्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या आपकी एडवाइस रहेगी इन हाई लेवल्स पर? क्या उन्हें अभी भी अपनी जो कहते हैं कि इन्वेस्ट एंड फॉरगेट वो पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, या उन्हें कुछ अपना अभी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए? नहीं, आई थिंक वो एक एरिया है। देखिए, इसमें सोनू जी मैं आपको चीज बताता हूँ, जो अभी आपने कहा एक्टिव और पैसिव, उसमें फर्क आता है कि अगर आप एक म्यूचुअल फंड जो कि एक्टिवली मैनेज है, जिसमें फंड मैनेजर कौन से सेक्टर कौन से स्टॉक्स में पैसा लगाना है उसके ऊपर डिसाइड करता है, वो एक्टिवली है। पैसिवली भी आप एक्टिव SIP कर सकते हैं, एक्टिव SIP भी होती है। अगर आप एक ETF में पैसा लगाते हैं तो दैट इज पैसिव इन्वेस्टिंग, बिकॉज फंड मैनेजर जो ETF, जो भी निफ्टी का अगर ETF है तो निफ्टी में जो स्टॉक्स है उसके वेटेज के हिसाब से ले लेंगे और अपना ट्रैकिंग एरर कम रखने की सोचेंगे। मेरे हिसाब से दैट इज अ फार बेटर वे टू इन्वेस्ट, बिकॉज उसमें आपकी एक्सपेंस रेशो बहुत कम होती है। मेजॉरिटी ऑफ द फंड मैनेजर वो इंडिया से बाहर हो, अपने बेंचमार्क आउट परफॉर्म नहीं करते ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कुछ हिंदुस्तान में कुछ गिने चुने जो मेशर एक हाथ की उंगलियों से भी कम ऐसे ही फंड हाउस या फंड मैनेजर है जिन्होंने कंसिस्टेंटली ये करा है। तो जहां तक आप प्रश्न है कि SIP का हाई लेके आप टाइम ना करें, तो चाहे ऊपर है चाहे नीचे, कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो ठीक रहेगा। तो आई डोंट थिंक फॉर दोज पीपल इट्स अ टाइम टू आइदर बुक प्रॉफिट मूव आउट। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट में टाइमिंग का एलिमेंट ला रहे हैं। जब 10,000 11,000 का मुझे याद है, तब भी मुझे पूछते 11,000 हो गए तो महंगा हो गया, नहीं 17-15 हो गया तो महंगा हो गया, नहीं। तो उनके लिए ये इट इज एब्सोल्युटली इररिलेवेंट। अभी जो आपका ब्रेक में जो एड था which clearly said gold based, it's about gold based investing. I don't know उन्होंने पढ़ाई का तो गोल्ड ठीक है, पर शादी के गोल्ड के लिए पैसे क्यों इकट्ठे करने वो कह दिए। So the only thing is that you don't time. It's absolute right. Have a goal that okay, I will need money after 15 years for sending my kid abroad for studies. That is how you have to invest. And let's see 18,000 तो खुश मत हुई और 15,000 तो दुखी मत हुई। So Rajiv, what does one do? Because it's an expensive market to invest, but if the market continues to rise, one would miss on this opportunity of making money. No. See, FOMO effect should not first of all come. Market is fine. Market is fine. High, no doubt about it. But there are stocks which have been, have remained high for last 15 years. They've quoted at a premium of 20 years. So that's my point, Rajesh, is that when you are investing, go invest in a business. And fair enough, market is high. It doesn't matter if you are a SIP investor, if you are investing through a mutual fund, who has given it. Again, another thing which one as a mutual fund investor should do is look what kind of performance this fund has been giving in during last 4 or 5 years. I mean, there are funds which tend to perform well during various time because their portfolio orientation is different. Like some of them have had high cyclical exposure, so they did not perform well
during in 2019 until between 18 to 20, when consumption stocks were doing well. So there's a review and rejig your portfolio SIP from one to another. But valuations don't try to time your SIP because the whole purpose gets defeated. True. So we'll be taking a short break, Rajiv, and we'll be back with you soon. बड़े भैया इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। प्रमुख शेयर बाजारों में आज सतर्कता के साथ तेजी का माहौल था। नकदी के संकट से जूझ रही प्रॉपर्टी डेवलपर चाइना एवरग्रांड ग्रुप से आई कुछ सकारात्मक खबर से बाजारों को समर्थन मिला। इस डर से कि एवरग्रांड अपने दायित्व पूरा करने में चूक सकता है, इस सप्ताह की शुरुआत में वैश्विक बाजारों को भारी धक्का लगा था। कारोबारियों को चिंता थी कि इस विशाल डेवलपर की समस्या अन्य प्रॉपर्टी कंपनियों और बैंकों को भी प्रभावित कर सकती है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा बैंकिंग प्रणाली में कल 90 अरब युआन डालने के बाद ये चिंताएं कुछ कम हो गईं। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.4% बढ़ गया। हांगकांग के हैंगसेंग में 1.2% की तेजी दर्ज हुई और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.9% की बढ़त में रहा। लेकिन दक्षिण कोरिया का बाजार 3 दिन के बाद खुलने पर कॉस्पी सूचकांक में 0.4% की गिरावट दर्ज हुई। जापान के शेयर बाजार आज अवकाश के कारण बंद थे। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के नीतिगत फैसले के पहले लंदन के फुटसी में 0.4% की बढ़त चल रही थी। गौरतलब है कि अब 895 अरब पाउंड के अपने परिसंपत्ति खरीद के कार्यक्रम को और ब्याज दरों को यूके के केंद्रीय बैंक ने ज्यों का त्यों बनाए रखने का फैसला ले लिया है। दिन के कारोबार में फ्रांस के कैक और जर्मनी के डैक्स दोनों में 1.1% की वृद्धि थी। The three major U.S. benchmark indices jumped 1% yesterday as investors mostly took in stride the latest signals from the Federal Reserve, including clearing the way for the central bank to reduce its monthly bond purchases soon. The Dow Jones Industrial Average rose 338 points or 1% to 34,258. The S&P 500 gained 41 points or nearly 1% to 4,396. The S&P 500 registered its biggest daily percentage gain since July 23. The Nasdaq Composite added 150 points or 1% to 14,896. In its statement, the central bank suggested interest rate increasing may follow more quickly than expected and said overall indicators in the economy have continued to strengthen. Stocks began the day higher as concerns eased over a default by China's Evergrande. Evergrande's main unit said it had negotiated a deal with bondholders to settle interest payments on a domestic bond. Apple and other big technology-related names gave the S&P 500 its biggest boost. On the downside, FedEx Corp tumbled 9.1% after posting a lower quarterly profit and as the delivery firm cuts its full-year earnings forecast. Rajiv, the Indian equity markets has shrugged off the Fed announcement and took the benchmark indices to newer heights today. It seems the investors' risk appetite hit a new record. What I'm going to be telling you is about what Dr. Subbarao, ex-RBI governor, has said that there most certainly will be a taper, but there most possibly will not be a tantrum because both sides have learnt since then, unquote. Well, that's right, because what happened is that last time it happened. राजीव, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक कर रही है। अगर शिफ्ट करेंगे आप तो इधर उधर। हाँ जी, अब ठीक है। Yeah, better. I think it's rightly said that because what happened last time was that if there is a problem in an emerging market, if you look at the total, around 36% of the total profit of U.S. companies comes from outside U.S.
If that is going to get impacted, their markets are going to get impacted. And if you look at the statement of the current chairman of the US Fed, he has been trying to ensure markets preparing for a gradual descent as compared to last time. So I think market would be ready when it happens, because it's not the Indian market which shut it off. It's even the US market shut it off, because the moment the announcement came in around, even the Dow Jones moved up almost by more than 0.5%. Right. We'll continue, Rajiv, after this short commercial break. बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि दुनिया कोरोना महामारी के साए से बाहर आ रही है। आज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के 48वें राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री दास ने कहा कि ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था की योजना बनाने का उपयुक्त समय है जो अधिक मजबूत, समावेशी और टिकाऊ हो। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महामारी ने वित्त, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में तकनीक प्रधान कंपनियों को नया प्रोत्साहन दिया है और रचनात्मक सहार की शक्तियों से अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा, तीव्र बदलाव और नवाचार को बढ़ावा मिलने और उत्पादकता में वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत के विनिर्माण क्षेत्र की उपलब्धियों पर श्री दास ने कहा कि देश पहले मोबाइल फोन का आयातक था और अब से इनका निर्यातक बन गया है और यही रुख बाकी क्षेत्रों में भी देखे जाने की संभावना है। Global crude oil prices eased but remained well above $75 a barrel, supported by growing fuel demand and a draw in U.S. crude inventories as production remained hampered in the Gulf of Mexico after two hurricanes. Brent crude oil futures declined 29 cents to $75.90 a barrel. U.S. crude lost 31 cents to $72.92 a barrel. Both contracts jumped 2.5% yesterday after data from the U.S. Energy Information Administration showed U.S. crude stocks fell by 3.5 million barrels to 414 million barrels last week, the slowest since October 2018. उधर MCX में अक्टूबर महीने में आपूर्ति वाले सोने का मूल्य 219 रुपए कम होकर 46,453 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। राजीव, आज के मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Rajiv. And before we close the headlines once again, domestic markets register biggest jump in 4 months to end at fresh all-time highs. World emerging from COVID impact, it's right time to plan for a stronger, inclusive and sustainable economy, says RBI Governor, and Brent crude oil prices remain above $75 a barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.